Hello friends, my name is अंजलि श्रीवास्तव and welcome to my YouTube channel My Life Steps। आज मैं अपने वीडियो में फीटल सर्कुलेशन के बारे में बताने वाली हूँ। फीटल सर्कुलेशन बताने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि मैंने रिसेंट में 2 वीडियोज़ अपलोड किए हैं। एक वीडियोज़ प्री एक्लेम्शिया के बारे में है और एक वीडियोज़ उसके मैनेजमेंट, एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया के मैनेजमेंट के बारे में है। जो फर्स्ट वाला वीडियो था डैट वाज फाइन एंड सेकंड वाला वीडियो वाज वेरी लिटरली लाइक वीडियो पार्ट में बहुत पुअर क्वालिटी आया है, बट साउंड सही था, उसका क्लियर था और उसका एक्सप्लेनेशन भी क्लियर था, इसलिए आई वेंट फॉर अपलोडिंग दैट वीडियो। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वो आपके ज़रूर काम आएगी कहीं ना कहीं। उन बच्चों के लिए जो 4th ईयर में हैं उनके लिए तो बहुत ही काम आएगी, और जो लोग लेबर रूम में काम करते हैं, एक्लेम्शिया पेशेंट को रोज़ डील करते हैं, तो उनके लिए भी वो वीडियो काफ़ी काम आएगी। तो अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। और आज ये फीटल सर्कुलेशन का टॉपिक स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करी थी, स्पेशली द 4th ईयर पीपल, कि उन्हें फीटल सर्कुलेशन का टॉपिक चाहिए इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो मैं कोशिश करूँगी कि फीटल सर्कुलेशन आपको ईजिली समझा पाऊँ और हिंदी में समझा पाऊँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो से कनेक्ट कर पाएँ और टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँ। तो फीटल सर्कुलेशन शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब हम न्यूबॉर्न असेसमेंट पढ़ते हैं तो हम न्यूबॉर्न असेसमेंट में देखते हैं कि जब फीटस को हम असेस करते हैं तो उसके अम्बिलिकल कॉर्ड में, याद करिएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड में हम क्या असेस करते हैं कि हमारे को ब्लड वेसल्स चेक करनी होती है अम्बिलिकल कॉर्ड में, और उस अम्बिलिकल कॉर्ड में टोटल 2 आर्टरीज़ और 1 वेन होनी चाहिए। तो इस चीज़ पे हमें फोकस करना है कि अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी आर्टरीज़ होती है, 2 आर्टरीज़ और 1 वेन। यही 2 आर्टरी और 1 वेन जो है वो ब्लड सर्कुलेशन और फीटल सर्कुलेशन में हमारी मदद करेंगे। इन द वेरी बिगनिंग देयर आर फ्यू थिंग्स जो हमें नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है फीटल सर्कुलेशन शुरू करने से पहले। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो से कुछ समझना चाहते हैं तो एक कॉपी और एक पेन ज़रूर लेके बैठिएगा और कुछ चीज़ों को नोट डाउन करिए। जैसे कि हमारे पास 2 अम्बिलिकल आर्टरीज़ होती हैं, ये जो 2 अम्बिलिकल आर्टरीज़ हैं वही नॉन ऑक्सीजनेटेड या अनऑक्सीजनेटेड ब्लड को या फीकल वेस्ट को या ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लेसेंटा लेके जाएंगी, और वो जो एक अम्बिलिकल वेन है वो कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये पार्ट को हमें याद रखना है कि 2 अम्बिलिकल आर्टरीज विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड 1 अम्बिलिकल वेन विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस पार्ट को याद रखिएगा। दूसरी चीज़ जो याद रखने वाली है, बेसिकली हमारा फीटल सर्कुलेशन में 3 शंट्स होते हैं। शंट्स मतलब शंट इज़ अ काइंड ऑफ अ ओपनिंग, या 3 दरवाजे होते हैं। हम कह सकते हैं कि फीटल सर्कुलेशन में 3 ऐसे दरवाजे होते हैं जो बेसिकली नॉर्मल अडल्ट ब्लड सर्कुलेशन में नहीं पाए जाते, बट इन केस ऑफ फीटल सर्कुलेशन बिकॉज इट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड देन अडल्ट वन, तो उसमें 3 शंट्स होते हैं। उस शंट्स के नाम हमें पहले याद रखने हैं और हमें याद रखना है कि वो क्या चीज़ को कनेक्ट करता है। तो पहला जो होता है वो होता है डक्टस वेनोसस। डक्टस वेनोसस नोट डाउन करिएगा। वो डक्टस वेनोसस अम्बिलिकल वेन को इंफीरियर वेना कावा से कनेक्ट करता है। डक्टस वेनोसस अम्बिलिकल वेन को इंफीरियर वेना कावा से कनेक्ट करता है। दूसरा होता है फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल कौन सी ओपनिंग होती है, वो दरवाज़ा होता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के जस्ट बीच में, तो दैट इज़ कॉल्ड एज फोरामेन ओवेल। और जो तीसरा शंट होता है वो होता है डक्टस आर्ट्रियोसिस का। जो डक्टस आर्ट्रियोसिस होता है, इट्स अ ओपनिंग बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी और इट्स अ कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। तो डक्टस वेनोसस हो गया, अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना कावा को कनेक्ट करना है। डक्टस आर्ट्रियोसिस हमारा पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा को कनेक्ट करता है, और हमारा फोरामेन ओवेल राइट और लेफ्ट एट्रियम को कनेक्ट करता है। तो हम फीटल सर्कुलेशन का पाथवे शुरू करते हैं। हमें याद रखना है कि अम्बिलिकल वेन जो है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मदर टू फीटस पार्ट। तो मदर से प्लेसेंटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस में जा रहा है। उस प्लेसेंटा में कौन सी चीज़ है, कौन सी वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, वो है अम्बिलिकल वेन। तो अम्बिलिकल वेन जो है फीटस की तरफ ब्लड लेके गई, फीटस के लिवर में वो ब्लड जाता है,
ठीक है। सबसे पहले तो वो लिवर में जाने के बाद उसकी ब्रांचिंग हो जाती है। जिस चीज़ पे हमें फोकस करना है वो ये है कि लिवर के पैरेन्काइमा से एक शंट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हमने नाम दिया था इन द वेरी बिगनिंग डक्टस वेनोसस। डक्टस वेनोसस जो होता है वो अम्बिलिकल वेन और इन्फीरियर वेना कावा के बीच का कनेक्शन होता है। तो ब्लड जो है इधर अम्बिलिकल वेन से इन्फीरियर वेना कावा में चला गया। और अब हमें अपना नॉर्मल अडल्ट सर्कुलेशन याद रखना है। तो इन्फीरियर वेना कावा कहाँ लेके जाता था ब्लड? हमारे राइट एट्रियम में। फिर वो ब्लड राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम में जाने के बाद क्या होता है कि जैसा कि हमने पढ़ा कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में अगेन एक शंट प्रेजेंट है, जो कि बेबी में होता है, दैट इज़ फोरामेन ओवेल। उसके बारे में हमने डिस्कशन किया कि फोरामेन ओवेल इज़ अ ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। तो वो ब्लड इन्फीरियर वेना कावा राइट एट्रियम में लेके आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर वो ब्लड को लेफ़्ट एट्रियम में लेके गया, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ़्ट वेंट्रिकल से वो एओर्टा की तरफ चढ़ के जाता है। जब वो एओर्टा में चढ़ता है, दैट इज़ असेंडिंग एओर्टा में चढ़ता है, उसके बाद वो ब्लड अपर पार्ट ऑफ बॉडी, बेबी के बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कहाँ कहाँ ब्लड जाता है? हार्ट, बेबी के हार्ट को ब्लड सर्कुलेशन मिलता है, आर्म्स एरिया को मिलता है और ब्रेन एरिया को मिलता है। इसमें रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेबी के इतने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इतना तो हमने क्लियर कर लिया। एट द सेम टाइम जो ब्लड इन्फीरियर वेना कावा राइट एट्रियम में लेके आ रहा है, तो हमारे पास सुपीरियर वेना कावा भी तो है। तो सुपीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर से लेके आता था राइट एट्रियम में, तो सुपीरियर वेना कावा भी राइट एट्रियम में ब्लड लेके आएगा। 2/3 पार्ट ऑफ द ब्लड जो है वो हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा, दैट इज़ राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। और जो बचा वाला पार्ट ऑफ ब्लड है वो फोरामेन ओवेल से उसी दिशा में जाएगा, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। तो वो जो ब्लड सुपीरियर वेना कावा राइट एट्रियम में लेके आया है, वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से चढ़ के जाता था पल्मोनरी आर्टरीज़ में। तो वो पल्मोनरी आर्टरीज़, क्योंकि यहाँ लंग्स फंक्शनिंग नहीं है, तो वो पल्मोनरी आर्टरी डक्टस आर्टरियोसिस में खुलती है। वो डक्टस आर्टरियोसिस क्या है? इट्स अ कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड डिसेंडिंग एओर्टा। डक्टस आर्टरियोसिस इज अ कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड डिसेंडिंग एओर्टा। तो डक्टस आर्टरियोसिस वहाँ खुल गई और वो जो भी ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डक्टस आर्टरियोसिस से डिसेंडिंग एओर्टा में गया। डिसेंडिंग एओर्टा से लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में आया। लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में मतलब जो बेबी का जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है उसमें लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया जाता है। उसमें ऑक्सीजन होता है पर उसका कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट पोर्शन ऑफ द बॉडी में हमारा डिसेंडिंग एओर्टा से हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज़ में खुलता है। फिर हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज़ अम्बिलिकल आर्टरीज़ में बदलती हैं, और वो अम्बिलिकल आर्टरीज़ किस में है? प्लेसेंटा में है। और वो प्लेसेंटा किधर जाता है? मदर के थ्रू जाता है, मदर की तरफ जाता है। और वो मदर की तरफ सारा जो अनवांटेड मटेरियल होता है, ऑक्सीजनेटेड, लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो मदर की तरफ कैरी करके लेके जाता है। तो ये पाथवे जो है वो रिपीट पे चलता जाता है। लास्ट में हमें एक चीज़ पे ध्यान रखना है कि जब बच्चा पैदा हुआ तो ठीक उसके बाद हम बोलते हैं कि बच्चे का रोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चा रोएगा तो उसका बीपी जो है वो रेज़ होता है और उसका पल्मोनरी प्रेशर जो है वो घट जाता है, और जितना भी लंग्स में वाटरी फ्लूइड होता है वो एयर से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, बेबी का फर्स्ट क्राई, बेबी का बीपी रेज़ होना और बेबी का पल्मोनरी प्रेशर को कम करना, ये सारी एक्टिविटीज़ ऑल टुगेदर वो शंट्स को, जो शंट्स डक्टस वेनोसस, डक्टस आर्टरियोसिस और फोरामेन ओवेल को बंद करने में हमारी मदद करेंगी। और दूसरी चीज़ जो हमें याद रखना है वो है कि वो डक्टस वेनोसस और डक्टस आर्टरियोसिस और फोरामेन ओवेल बंद कब होता है। तो बेसिकली जो उसका दो चीज़ें हैं, एक है फंक्शनल क्लोजर, एक है एनाटॉमिकल क्लोजर। तो डक्टस वेनोसस का फंक्शनल क्लोजर मतलब फंक्शनिंग उसकी कब रुक जाती है? कुछ मिनटों के बाद फंक्शनिंग उसकी रुक जाती है। और उसका एनाटॉमिकल क्लोजर 3 से 7 दिनों के अंदर हो जाता है या हो जाना चाहिए। दूसरी चीज़ है फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल का फंक्शनिंग
कुछ मिनटों के बाद रुक जाना चाहिए और उसका एनाटॉमिकल फंक्शनिंग 1 ईयर तक हो सकता है कि 1 ईयर के अंदर अंदर उस फोरामेन ओवल को बंद हो जाना चाहिए। फिर आते हैं डक्टस आर्टरियोसिस के बारे में। तो डक्टस आर्टरियोसिस क्या है, उसका फंक्शनल क्लोजर जो है वो 10 to 96 आवर्स के अंदर हो जाना चाहिए और उसका एनाटॉमिकल क्लोजर 2 से 3 वीक्स के अंदर में हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। उसका पाथवे हमें याद रखना, पाथवे बहुत ही सिंपल है, बस हमें याद रखना है कि सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा का इधर काम है, जो शंट्स हैं उनका काम है, और इधर जो फीटस में ब्लड आ रहा है वो लिवर के थ्रू होते हुए आ रहा है। और अगर हम इस पाथवे को, मेरा वीडियो अगर आप देख रहे हैं और आपको ज़रा भी समझ में आ रहा है, अगर आप एक पेपर और एक पेन लेके बैठेंगे और जैसा जैसा मैं बोलती जा रही हूँ जस्ट एरो बना बना के उसको लिख लीजिए, तो दैट विल बी वेरी क्लियर। और उस एरो के थ्रू अगर इतना भी आप अगर अपने एग्ज़ाम में लिखते हैं तो इट विल बी बेस्ट फॉर यू एंड यू विल गेट मार्क्स डेफिनेटली। थैंक यू।